तो जब हमें मेडल मिलता है तो हमें काफ़ी अच्छा फील होता है राष्ट्रीय लेवल पे बहुत सारे मेडल आपने हासिल किए और हैं। एक तो खिलाड़ी के लिए अल्टीमेट गोल उसका ओलंपिक्स ही होता है। यहाँ से निकलकर उस मुकाम पर पहुँचने में आपने कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? कबड्डी में मैं नेशनल कैंप तक सिलेक्शन हुआ था। जब इंडिया टीम में सेलेक्ट हुए सबसे पहला आपने ये इन्फॉर्मेशन किसको दिया? 13 साल में ही आपने कबड्डी में मेडल हासिल किया, लेकिन गिव अप नहीं करूंगा, लास्ट फिनिश करूंगा, लेकिन मैं फिनिश करूंगा रेस। बैक स्क्वाट और पावर क्लीन से मेरा फेवरेट वर्कआउट है। तो हमारे साथ थे आमिर रियाज, जिन्होंने श्री बंशीधर नगर का नाम पूरे विश्व पटल पे रोशन किया है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ऐसा हमने MS धोनी की मूवी में तो देखा ही था, लेकिन इसको ठीक उल्टा कर दिया है हमारे श्री बंशीधर नगर के एक ऐसे शख्स ने, जिसने खेल की दुनिया में ऐसा परचम लहराया है कि अब तो बस हम कहने पे मजबूर हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। तो आइए हम आपको सीधा लेकर चलते हैं हमारे क्षेत्र श्री बंशीधर नगर से एक ऐसे शख्स के पास, एक ऐसे खिलाड़ी के पास जिसने साइकिलिंग की दुनिया में ऐसा ऐसा कारनामा कर दिया है कि आज इनके पास मेडल की बौछार लग गई है। तो हम आपको सीधा मिलवाते हैं हमारे आज के मेहमान से, आमिर रियाज से, जिन्होंने श्री बंशीधर नगर का नाम तो रोशन किया ही है, साथ ही अपने गढ़वा जिला, हमारे राज्य झारखंड का और साथ ही भारत का नाम रोशन किया है। और अभी इतने में ये थमने वाले नहीं है, अभी आने वाले दिनों में ये एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी अपना परचम लहराने वाले हैं, क्योंकि उनका एक लॉन्ग लिस्टेड जो होता है, लिस्ट बनता है, उसमें इनका सिलेक्शन हो चुका है। और हाँ, सारे खिलाड़ियों का तो टारगेट ओलंपिक रहता ही है। तो आज हम आमिर से सब कुछ जानेंगे, इनके लाइफ के स्ट्रगल के बारे में, कैसे इन्होंने साइकिलिंग स्टार्ट किया, कैसे इन्होंने इस मुकाम तक ये पहुंचे और आगे इनका क्या गोल है, क्या एम है। हमारे क्षेत्र के साइकिलिंग में मास्टर हासिल किए हुए आमिर का तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद आपका। तो आमिर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने तो मतलब अभी तक बहुत सारे स्ट्रगल देखे होंगे, जी, अब हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है? अभी मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। ये मेरा पहला ही पॉडकास्ट है आपके साथ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो अभी मीन्स नर्वस फील मत कीजिए, हम आपसे बस यही जानना चाह रहे हैं कि जैसे आपने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मतलब राष्ट्रीय लेवल पे बहुत सारे मेडल आपने हासिल किए हैं, तो अभी मतलब वो फीलिंग क्या है? संतुष्टि हो गया है या फिर अभी बहुत कुछ अचीवमेंट करना बाकी है? और अभी जब आपको ये इतने सारे मेडल मिले हैं तो कैसा मतलब महसूस होता है जब मेडल मिलता है? तो देखिए, जब मेडल मिलता है तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है, क्योंकि हम पूरे साल एक दिन भी मिस किए बिना हर दिन सुबह शाम ट्रेनिंग करते हैं। तो जब हमें मेडल मिलता है तो हमें काफ़ी अच्छा फील होता है कि चलो हमने जितने मेहनत करी उसका फल मिल रहा है। सो अभी तक मैंने काफ़ी मेडल जीते हैं, बट मैं इनसे अभी तक बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने लाइफ में जो अचीव करना है उसका 10% भी अचीव किया हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अर्ली स्टेज है मेरे लाइफ का। सो मैं और भी मेहनत कर रहा हूँ और अभी भी मेरा लॉन्ग लिस्ट में सिलेक्शन हो रखा है एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। सो उसमें पहले अच्छा करने की कोशिश रहेगी और एक खिलाड़ी के लिए अल्टीमेट गोल उसका ओलंपिक्स ही होता है, तो मैं भी उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो मे बी होप्स हो कि मैं 2028 ओलंपिक्स खेलूँ। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके बाकी मेडल्स पे, बाकी अचीवमेंट पे, सब कुछ पे हम आएंगे। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए लोगों को। आप कहाँ पे आपने जन्म लिया, माता पिता का नाम क्या है, माता पिता क्या करते थे, कैसे आपका पालन पोषण हुआ? जी, सो मैं बताना चाहूँगा कि मैं श्री बंशीधर नगर के एक छोटे से गांव चिचेरिया में मेरा जन्म हुआ है और मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद रियाजुद्दीन है और मेरी माताजी का नाम नूरजहाँ खातून है। सो मेरा बैकग्राउंड घर का उतना अच्छा नहीं है, मेरे पिताजी भी एक नॉर्मल किसान ही है। सो पालन पोषण तो उनके हिसाब से जितना अच्छा बन सकता था उन्होंने मुझे किया और मेरी पढ़ाई भी CBSE बोर्ड स्कूल्स, मिलियन पब्लिक स्कूल से हुई। सो मैं वहाँ पे काफ़ी अच्छा चल रहा था, तो वहीं से मेरी स्पोर्ट्स जर्नी स्टार्ट हुई है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिताजी के सामने आपने कभी ऐसा डिमांड रखा या कुछ ऐसा कि मुझे इस फील्ड में जाना है? क्योंकि हर माता पिता, किसी के माता पिता ये नहीं कहते कि आप खेलो, क्योंकि अगर शुरुआती दौर में किसी के भी माता पिता को देखा जाए तो वो कभी अपने बच्चे को खेल की ओर ज्यादा अग्रसर नहीं करते हैं। तो आप अपने पिताजी को कैसे मनाने में सफल रहे, या फिर आपके पिताजी ने आप में वो क्वालिटी देखा, कैसे ये सब हुआ? जी, फर्स्ट तो मैं कबड्डी स्टार्ट किया खेलना, तो उससे मेरे घर वाले बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे कि तुम वो खेलो, क्योंकि वो काफ़ी रिस्की गेम होता है, उसमें पैर हाथ टूटने का ज़्यादा रिस्क होता है। अच्छा, तो सबसे पहले आपने कबड्डी से स्टार्ट किया? जी। और ये कौन से क्लास में आपका हुआ था? ये मैं 7th क्लास में स्टार्ट किया था। तो उस टाइम कबड्डी खेला, फिर घर वालों ने काफ़ी रोका टोका।
मैंने काफ़ी घर पे झूठ भी बोल के कि मैं एथलेटिक्स इवेंट खेलने जा रहा हूँ और मैं कबड्डी इवेंट खेला, जिसमें मेडल भी लेके आया, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत नहीं हुई मैं घर वालों को बता सकूँ कि मैं कबड्डी में मेडल लेके आया हूँ। तो मैं उनको यही कहता था कि मैं एथलेटिक्स में मेडल लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। 7th क्लास में, मतलब आप उस समय 13 साल के थे? जी, अराउंड। तो 13 साल में ही आपने कबड्डी में मेडल हासिल किया, लेकिन घर वालों को बताने की मतलब हिम्मत ना हो नहीं पाई। हो पाई। जी। कबड्डी में आप कहाँ तक पहुंचे थे, किस लेवल तक आप मतलब गए थे? कबड्डी में मैं नेशनल कैंप तक सिलेक्शन हुआ था, बट मैं जा नहीं पाया वहाँ पे नेशनल कैंप के लिए। बस मैं लास्ट तो ब्रॉन्ज मेडल हमने प्राप्त किया था अंडर 17 इवेंट में, मैंने स्टेट लेवल पे। अच्छा आमिर, जैसे कि आपने बताया बंसीधर नगर के निवासी हैं, हम भी वहीं के निवासी हैं। हमारा शहर एक छोटा शहर है। इस छोटे शहर से निकलकर आप अभी अंतर्राष्ट्रीय मुकाम पर भी पहुंच गए हैं। तो यहाँ से निकलकर उस मुकाम पर पहुंचने में आपने कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? आपकी यात्रा कैसी रही, एक बार उस यात्रा के बारे में कुछ बताइए हमें। जी, तो कठिनाइयाँ तो बहुत आई, बट लेकिन बोलते हैं ना गॉड्स प्लान, तो सब बहुत ही स्मूथली हुआ। मुझे खुद भी आज तक पता नहीं चला कि मैं इतना अचीव कैसे कर लिया। नॉर्मली स्कूल से स्टार्ट हुआ, मैं कबड्डी खेला, 1-2 इवेंट्स खेले, उसमें मेडल्स आए मेरे। फिर मेरे घर वाले नहीं माने तो फिर मैंने स्विच किया, फिर मैं बॉक्सिंग पे आया। तो अच्छा, कबड्डी के बाद आपने बॉक्सिंग भी ट्राई किया? जी, मैंने फिर बॉक्सिंग स्विच किया। काफी हिम्मत आपने दिखाया, मतलब सारे खेल को आप खेलते गए, उसके बाद साइकिलिंग, आगे का कहानी। मतलब कि मुझे खेलने का शौक था बचपन से ही, कि मतलब, और मैं जैसे क्रिकेटर्स को देखता था ना, तो उनसे इंस्पिरेशन लेता था कि यार ये इतनी अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। वो जो लग्जरियस लाइफ है उसको देख के, लग्जरियस लाइफ एक तो नहीं कह सकते, मींस उनकी जो डेडिकेशन और उनका फिटनेस लेवल, ये सब देख के मुझे लग्जरियस लाइफ। तो ऐसा तो नहीं है कि उनकी लग्जरियस लाइफ को देखकर ही इंस्पायर हुए, या फिर उनके मेहनत को देखकर इंस्पायर हुए? जी, मुझे लग्जरियस लाइफ की मुझे अभी भी डिमांड नहीं है, मुझे नहीं पसंद लग्जरियस लाइफ। मुझे खुद ही गांव में रहना, ये सब करना अच्छा लगता है, लेकिन जो थिंग है कि मींस फिटनेस और अपनी बॉडी पे ध्यान देना और लोगों को इंस्पायर करना, मोस्टली वो अच्छा लगता है मुझे। आप आज इस मुकाम पर हैं। नहीं, इनके बॉक्सिंग वाले कहानी के आगे चलते। बॉक्सिंग के बाद, बॉक्सिंग आपने खेला? जी, मैंने उसमें कोई मेडल? उसमें भी मैंने स्टेट लेवल पे ब्रॉन्ज मेडल लिया। स्टेट लेवल पे? जी। तो आपने शानदार खेल उधर भी दिखाया। उसके बाद जी, फिर वहीं पे बॉक्सिंग करते करते मेरी मुलाकात मेरे कोच, जो प्राथमिक कोच है मेरे, राम प्रवेश तिवारी, जो गढ़वा के निवासी है, अच्छा, उनसे हुई। तो फिर उनके साथ ही मैं कबड्डी खेला, बॉक्सिंग किया अराउंड 1-2 साल। फिर उसके बाद मेरी एक ट्रायल्स आए, एथलेटिक्स ट्रायल, 1600 मीटर रनिंग थी। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये साइकिलिंग का इवेंट है यहाँ पे, कि वो ट्रायल कर रहे हैं। तो मैं गया, मैं सोचा साइकिलिंग, ये रनिंग करके आऊंगा। आपको लगा 1600 मीटर का रनिंग रेस है, मुझे आइडिया नहीं वो था साइकिलिंग का। ठीक है, तो फिर मैं वहां गया, तो मैंने कुछ ज्यादा सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ ऐसे चेंज होगी या होगा ये होगा। मैं गया, मैं 1600 मीटर रन किया, मैं उसमें फर्स्ट आया। आपने बोला कि रनिंग के लिए आप सोचे थे, लेकिन वो था साइकिलिंग का ट्रायल। तो आपने 1600 मीटर साइकिलिंग ट्रायल रनिंग, मतलब रनिंग ही किया। अच्छा, वो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एक स्कीम थी साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, जिसमें ग्रास रूट लेवल से बच्चे उठाना था, कि जो नॉर्मल 14-15 ईयर्स के है, जिसकी रनिंग अच्छी है, जिसकी वाइड जंप अच्छी है। साइकिलिंग के ट्रायल में आपको पहले रनिंग कराया गया? जी, रनिंग कराया, फिटनेस लेवल चेक किया गया। आपकी उम्र क्या थी उस समय? मेरी उम्र थी अराउंड 15। तो 13 में आपने कबड्डी मेडल हासिल किया, और उसके बीच में 13 से 15 के बीच में बॉक्सिंग भी खेला और बॉक्सिंग में मेडल हासिल किया। और 15 साल की उम्र में आपने साइकिलिंग के लिए वो रनिंग का ट्रायल दिया। तो रनिंग ट्रायल दिया, तो फिर मुझे वहाँ पे कुछ उम्मीद नहीं लग रही थी। अच्छा, ये कौन से साल में ये सब हो रहा था? ये 2019 की बात है। अच्छा, 2019, कोविड से पहले? जी, कोविड से पहले की बात है। अच्छा, अभी आपकी उम्र फिलहाल 22 हो गई है। 22, अच्छा। तो वहाँ पे हुआ, मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही मीन्स कागज का काम था कि ये राइट करना है, ये करना है, डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारे ऑफिशियल वर्क थे उनके, तो मुझे समझ में नहीं आया। तो काफी दिन गुजरने के बाद फिर उधर से एक कॉल आता है कि आपको दिल्ली आना है। अच्छा, जो साइकिलिंग का आप रनिंग ट्रायल दे रहे थे, उसमें आप क्वालिफाई शायद कर गए, इसलिए आपको दिल्ली बुलाया? तो काफी रोचक कहानी है जी। और उससे पहले शायद आपको साइकिलिंग का कोई आइडिया नहीं था, आपने किया भी नहीं था? जब तक मैं वहाँ सेंटर पहुंचा नहीं, तब तक मैंने साइकिल देखी नहीं थी। और रनिंग का कोई आइडिया पहले से? रनिंग तो करते थे, रनिंग तो एक फिटनेस लाइफ है, जैसे कि कबड्डी किया तो उसके में वार्म अप के लिए रनिंग वगैरह, बॉक्सिंग किया तो इस तरीके से। तो वो थोड़ी फिटनेस थी, और रोज सुबह मैं भी फिटनेस के लिए अराउंड 10 किलोमीटर में रनिंग करता ही था।
अब यहाँ से लेके मैं बिंडमगंज जाता था कभी कभी रनिंग करते अच्छा, हुए। मतलब आपने अपनी जो भी स्टार्टिंग के जो भी आपने मतलब फिटनेस को लेकर ध्यान दी वो आपने बंसीधर नगर में दिया। और ये जो चीजें आपकी हो रही थी, कबड्डी आपने कहाँ मेडल हासिल किया था? कबड्डी का मैंने बोकारो बोकारो में। बोकारो तो में। यहीं से गए थे, यहीं गढ़वा जिला हाँ, की टीम गढ़वा से? जिले की टीम से गए थे। अच्छा अच्छा, उसके बाद जी। बॉक्सिंग आपने बॉक्सिंग भी गढ़वा जिले की टीम से ही गए गढ़वा थे जिला हम। की टीम हाँ। से। और ये जो आपने साइकिलिंग का बताया, ये आपने कहाँ ट्रायल दिया था? ये ट्रायल हुई थी रांची में। और ये किधर से, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही या फिर डिस्ट्रिक्ट कैसे? लेवल पे नहीं, ये इंडिविजुअल था। अच्छा, इंडिविजुअल किसी ट्रायल आपने को दिया था। हाँ रिप्रेजेंट नहीं करना ये था, talent individual hunt देना था। type, एक Talent talent hunt, hunt हाँ, type। same। मीन्स आपको खेलने की इतनी जिद थी कि कोई भी ट्रायल निकलता था तो आप उसको भर के हाँ, चले हम जाते चले जाते थे और घर पे झूठ बोल के जाना पड़ता था। बहुत बार मैं ये भी बोला तो कि स्कूल साइकिलिंग वाले ट्रिप में है। क्या झूठ आपने बोला था घर पे? मैं वहाँ पे बोला मैं स्कूल ट्रिप है, ऐसा अच्छा। बोल के मैं गया। स्कूल ट्रिप बोल के आपने साइकिलिंग का ट्रायल दिया और जी। आपको दिल्ली से फोन भी आया। जी। अभी मुझसे स्टोरी पे आएंगे। अच्छा, बॉक्सिंग वाले में आपने क्या घर में बहाना बनाया? बॉक्सिंग वाले के लिए भी मैं एथलेटिक्स ही बोला, क्योंकि वो एथलेटिक्स मानते थे कि रनिंग करना है, तो वो इजी गेम है। वो घर वाले कहते थे कि ज्यादा रिस्क नहीं लेना, क्योंकि मैं ऐसा सिंगल सन हूँ। अच्छा अच्छा, अच्छा। इस वजह से हाँ, आपके तो घर वो वाले। ज्यादा मुझे सेफ रखना चाहते थे कि अच्छा, कहीं इधर उधर नहीं जाए, इधर ना करे कुछ। फिर आपका आते हैं आप दिल्ली वाले कॉल पे, जब कॉल आया तब? जब कॉल आया तो मैंने घर पे बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो घर वाले बोलते हैं नहीं नहीं जाना है, क्योंकि स्पोर्ट्स में कोई लाइफ नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं काफी नर्वस हो गया कि यार इतना जैसा अच्छा मैंने chance वीडियो के मिला। स्टार्टिंग बताया था, किसी के घर वाले पहले स्पोर्ट्स की तरफ नहीं ढकेलते। नहीं ढकेलते। तो मैं काफी नर्वस हो गया कि यार स्ट्रेस भी आ रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ क्या करूँ। तो फिर मैंने अपने कोच को फ़ोन किया कि सर ऐसी बात है कि घर वाले एग्री नहीं कर रहे। तो बोले कि ठीक है तुम एक टाइम निकालो, मुझे घर पे आने दो। मतलब ये सब आपके लाइफ में 15 साल की उम्र में चल रहा जी। था। शायद उस समय आपने 10th बोर्ड का भी फॉर्म भरा होगा। हाँ 10th का चल रहा था मेरा पेपर का। तो वो भी स्ट्रेस था कि अभी पेपर भी देना है, क्योंकि ये फेब मंथ का है। अच्छा, तो और मार्च में मेरा 16 आपका उम्र भी होने वाला है, मार्च में एग्जाम भी होने वाला है। फिर एग्जाम भी होने वाला है। तो फिर मैं कोच आए तो उन्होंने काफी बात की, ये किया कि ऐसे इनको घर पे भेजिए। कोच है? हाँ कोच आए, वो उनको मैंने बुलाया। तो फिर बहुत सारी बातें हुई कि ऐसा है कि स्पोर्ट्स लाइफ बहुत अच्छी होती है, आप बड़े बड़े क्रिकेटर्स को देखिए, उसमें भी स्कोप है, लाइफ सेट हो जाती है, ये है। तो फिर घर वालों ने थोड़ा सा एग्री किया। और इसी बीच में ना एक अच्छी चीज़ हो गई कि कोच ने बोलते 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 मेरी असलियत बता दी कि ये उधर बॉक्सिंग और कबड्डी खेलने गया था, ये एथलेटिक्स नहीं। फिर मेरे सारे पेरेंट्स शॉक हो गए कि इसने तो मुझे एथलेटिक्स का बताया। तो फिर उस टाइम तो कोच थे तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, बाद में थोड़ी डांट पड़ी तो उसका कुछ नहीं, लेकिन रिजल्ट आया कि उन्होंने एग्री हो गए। अच्छा, वो दिल्ली के लिए एग्री हो गए। हाँ। अच्छा, तो पेरेंट्स एग्री हो गए, उसके बाद आप दिल्ली कैसे पहुंचे? मतलब दिल्ली क्या बोर्ड एग्जाम देकर गए या फिर बोर्ड एग्जाम से पहले भाग गए? नहीं बोर्ड एग्जाम से पहले ही चले गए। अच्छा, पहले ही चले हाँ, गए। तो हमारी बात हुई थी स्कूल में कि बच्चा जा रहा है। कौन तो से स्कूल में थे उस समय? मिलेनियम पब्लिक मिलेनियम सीबीएसई बोर्ड। जी। आपका सीबीएसई का 10th का बोर्ड था जी। ऊपर से आपको दिल्ली जाना था, आप दिल्ली गए। फिर तो जो सर से बात हो गई थी मुमताज राइसी से कि जो भी कुछ होगा ऊपर नीचे वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो खैर उन्होंने किया नहीं। तो नहीं, बोर्ड की बात होती है तो बोर्ड बोर्ड में देखिए तो- पहला सीढ़ी होता है बोर्ड। स्कूल का तो कोई हाथ ही नहीं हो सकता बिल्कुल, बोर्ड में, क्योंकि आपका अगर आपने वहां छोड़ा तो आपका 1 साल का मेहनत हाँ बेकार है। तो फिर मैं वहाँ गया तो वहाँ पे चीज़ें देखी तो मुझे तो ऐसा लगा कि ये मैं कहाँ आ गया, कुछ हर चीज़ ही अलग यूनिक दिख रही है। वहाँ पे मुझे साइकिल चलानी थी, स्टेशनरी बाइक थी, नॉर्मल रोड पे चलानी नहीं थी, स्टेशनरी बाइक थी। तो उसमें वॉट्स वगैरह चेक करते हो, कितना पावर जनरेट करते हो आप, क्या कर रहे हो, कैसी आपकी कैडेंस फ्रीक्वेंसी है, तो वो सब चीज़ें थी। ये सब साइकिल से तो बहुत अलग होता होगा। हाँ, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था उस समय, मुझे भी आइडिया नहीं था। स्टेशनरी बाइक थी, वो जिम में जैसे रहती है वैसे ही है, लेकिन वो काफ़ी एडवांस थी। तो मुझे अच्छा, समझ में वो नहीं आया। एक बाइक मतलब कितने की आती होगी? वो जो बाइक थी वो बाइक की कॉस्ट थी 5,35,000 की। अच्छा, एक साइकिल? हाँ, वो साइकिल भी नहीं, स्टेशनरी बाइक जो जिम में यूज करते हैं। स्टेशनरी बाइक और साइकिल जो स्टेशनरी बाइक मीन्स कि वो स्टैंड खड़ी रहेगी, बस उसको चलाना है, वो चलेगी नहीं आगे। अच्छा अच्छा, हाँ, व्हील्स नहीं होते उसमें। अच्छा, उसमें अच्छा, अच्छा। मैग्नेट और एयर रेजिस्टेंस होता है, जिससे वो लोड बढ़ता है, लोड कम होता है। तो वो चीज़ थी। तो मुझे उस समय आइडिया ही नहीं था। और उसके बावजूद उन्होंने एक शूज़ पहना है, हमारे शूज़ डिफरेंट होते हैं, तो मैंने कभी पहना नहीं था। उस शूज़ को पहना, उसके अंदर क्लीट होती है और वो क्लीट उस पेडल में जुड़ जाता है, फिर वो उसको फोर्सफुली निकालना पड़ता है। तो काफी अनकंफर्टेबल लग रहा था। मतलब कि पहली बार आपने पहना, अगर साइकिल पे पैडल पे पैर रख दिया, हाँ, वो जम गया। गजब। और मुझे वो चीज निकालनी भी नहीं आती थी उस टाइम कि कैसे निकलती है फोर्सफुल। फिर मैं जो भी सोचा कि चलो जो भी है कर लेते हैं, इतना दूर आया है तो अब डर के जाना नहीं है वापस।
तो मैं चढ़ गया उसके ऊपर। तो फिर उन्होंने ट्रायल स्टार्ट किया, 6 सेकंड का लिया, 30 सेकंड का लिया, 4 मिनट्स का लिया। तो मैं वहाँ पे काफ़ी एथलीट्स को देख रहा था, वो भी ट्रायल दे रहे हैं। तो हर कोई ट्रायल देते ही जैसे सीट उतरता नीचे, कोई गिर जा रहा है, कोई बेहोश हो जा रहा है, किसी को उल्टियाँ आ रही है। तो काफ़ी और नर्वस स्ट्रेस हो रहा है कि मैं मेरा मतलब लास्ट बिल्कुल, सेकंड ये तो लाजमी है होना, क्योंकि अगर आप वहाँ पे देख रहे हो आपके सामने ये हो रहा है और वहाँ तो स्ट्रेस तो आना ही है। फिर आपने आगे कैसे किया? समझ में नहीं आ रहा, मैं ऐसा क्या हो रहा है। मैं कहा अब जो भी होगा अल्लाह पे छोड़ के मैं चढ़ गया साइकिल पे। फिर मैंने ट्रायल दिया। मैं बाकियों से जो कोचेस थे उन्होंने बोला बाकियों से अच्छा है, बट मुझे वैसा कुछ फील नहीं हुआ कि वोमिट आ रहा है, ऐसा हो रहा है। अच्छा, आपने जब अपना ट्रायल दिया तो ऐसा आपको मतलब कुछ भी फील नहीं हुआ। मैं सोच रहा था इनको ऐसा क्यों लग रहा है। तो चलो, हर किसी की बॉडी टाइप अलग होती है कि अडेप्ट कर गया नहीं है कर गया। फिर उसके बाद मैं आ गया। तो उसके बाद 5-6 महीने मैंने वेट किया। बोर्ड का एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आ गई। आप वहां से आ गए तो आपका आने वहां दिल्ली से 1 दिन का वो ट्रायल चला। हाँ। उसके बाद आप वापस आ गए। तो मतलब आपने बोर्ड एग्जाम अपना कवर किया। हाँ। बोर्ड एग्जाम देने के बाद फ्री हो गया मैं। तो जब रिजल्ट भी आ गए, सब बच्चे अपना अपना एडमिशन करा रहे, मैं एडमिशन भी नहीं करा रहा हूँ कि मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरा कॉल आए। फिर मैं एक दिन बाइक उठाया, पापा को साथ बोला कि अभी उधर से तो कुछ आ नहीं रहा है, क्यों पढ़ाई छोड़ना। तो मैं शंकर प्रताप देव चला गया एडमिशन कराने। अच्छा, मतलब 11th एडमिशन के लिए चले गए, निकल गए। हाँ। ये कोई मई जून के महीने में रिजल्ट आता होगा। हाँ, तो जून जुलाई का ऐसा ही था। तो मैं चला गया। तो फिर मैं जैसे गया ना, वैसे एक मैसेज आता है गढ़वा से किसी का, जैसे ही आप कॉलेज पे पहुंचे। हाँ, तो ये भी इत्तेफाक आपके साथ बार-बार हो रहा है। हाँ। ये पूरा कोइंसिडेंस ही आपके साथ हो रहा है। गॉड्स प्लान है, सब अल्लाह का किया हुआ है। मतलब आपको इतने दिन कॉल नहीं आया, जिस दिन आप बाइक से कॉलेज पहुंचते हैं उसी दिन मैसेज आता है। फिर मैं वापस आ गया। मैं कहा कॉल आ गया, चलो वापस चलते हैं, अब क्यों करना, ठीक है। तो फिर मैं आया। कॉल आ गया, अब एडमिशन क्यों कराना। हाँ, अब यहाँ पे क्यों कराना, अब जहाँ जाएंगे वहाँ कराएंगे। अच्छा। तो काफी सारे ऑप्शन थे कि गुवाहाटी जाइए, पटियाला जाइए, ये जाइए। तो मैंने पटियाला चूज किया। पटियाला ही क्यों? क्योंकि मैंने ट्रेन चेक एक बार में आप क्लियर थे? नहीं, क्लियर नहीं था। पटियाला ही जाना है, क्लियर नहीं था। मैंने ट्रेन चेक किया, ट्रेन्स देखा। मैं कहा यहाँ से गुवाहाटी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। अच्छा। फिर मैं देखा यहाँ से त्रिवेंद्रम भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। मैं कहा यहाँ से पटियाला डायरेक्ट ट्रेन है। टाटा हमारे हाँ, जम्मू तक जाती है। अच्छा, ट्रेन के हिसाब से शहर चुना। हाँ, कि मैं कहा कि ये भी चलो, क्योंकि घर वाले को भी लगता है ऐसे ऊपर नीचे, तो मैंने पटियाला चूज किया। और पटियाला काफी बेहतर, अच्छा भी साबित हुआ मेरे लिए वो। तो फिर उसके लिए भी टाइम, क्योंकि कोविड आ गई फिर। अच्छा, तब तक हाँ कोविड। हाँ, तो फिर उसमें भी फंस गए हम। 2-3 महीने रुकते गए। उस समय कोविड के समय आपका क्या चल रहा था? कुछ नहीं, हम ऐसे ही, मैं फालतू बैठा था बहुत घर पे। अच्छा। काफी स्ट्रेस हो रहा था कि स्कूल से भी जा रहा हूँ, कॉलेज से भी जा रहा हूँ, उधर भी नहीं जा रहा हूँ। तो काफी नेगेटिव चीजें आ रही थी माइंड में। बट उसके बीच में फिर वो तो मोमेंट सबके लिए एक तनावपूर्ण मोमेंट था। कोविड तो सबके लिए था डिफिकल्ट। तो कैसे, मतलब उसके बाद आपने क्या किया? फिर एक दिन शाम को बैठा था, मेरे अकाउंट वगैरह सब खुले हुए थे। अच्छा, तो पटियाला में आपने कितना दिन मतलब वहाँ पे स्टे किया? आप कितना दिन? मैं 3 साल स्टे किया। नहीं, शुरुआती में जब आप पटियाला गए, तो फिर अचानक कोविड की वजह से घर आए? हाँ, वो कोविड की वजह से घर आए। मैं गया था तो कुछ भी 2 मंथ्स के अराउंड। हाँ, 2 मंथ्स आपने क्या किया वहाँ पे? 2 मंथ्स वहाँ पे। पहला 1 मंथ तो मैंने बस रनिंग वगैरह कराया उन्होंने, गेम्स खेलते थे तो वो फिटनेस लेवल चेक करते थे। फिर उसके बाद 1 महीने के बाद उन्होंने साइकिल वगैरह दी। फिर सडनली फिर एक दिन कहते हैं कि आपको घर जाना पड़ेगा क्योंकि कोविड आ गया है, ऐसा है। तो फिर मैं आ गया। फिर कोविड आ गया। अच्छा, कोविड के बाद कैसे इसको, मतलब कोविड के बाद क्या सीन हुआ? कोविड के बाद ऐसा हुआ कि हमें वापस बुलाया गया, कुछ 1 साल बाद 2021 में बुलाया गया हमें वापस। तो फिर उस टाइम से स्टार्ट किया हमने ट्रेनिंग वगैरह सारा कुछ एक शेड्यूल से। फिर चलते चलते मतलब 2 मंथ हुए। तो उसके बीच में ही ना एक फुटबॉल मैच खेलते मींस रिक्रिएशन के लिए हम गेम्स खेलते हैं कि आदमी बोर ना हो जाए, एक चीज साइकिल चला नहीं वहाँ पे सेंटर पे। अच्छा, कोविड के बाद आप वहाँ फिर से पहुंचे पटियाला। तो आदमी बोर ना हो जाए, सेंटर पे साइकिल चला के, इसलिए हम रिक्रिएशन करते थे। कुछ गेम खेल लिया, बैडमिंटन में तो फुटबॉल खेल रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा हाथ मुड़ गया और मेरा ये 3rd मेटाकार्पल टूट गया था। अच्छा, हाथ जी। तो फिर इसके वजह से 3 महीने मुझे बैठना पड़ा वहीं पे। हाँ, वहीं पे थे। उन्होंने वापस भेज रहे थे बट मैं बोला कि नहीं, मैं करूंगा, हाथ टूटा है कोई बात नहीं। तो मैं एक दिन भी ट्रेनिंग मिस नहीं किया। तो आप वहाँ रिहैब में थे या फिर नहीं? इन्होंने बताया कि आपने एक दिन भी ट्रेनिंग नहीं, मैं रिहैब में भी था और उसके साथ साथ जो स्टेशनरी बाइक थी मैं डेली उस पे ट्रेनिंग करता था। सब बच्चे रोड पे जाते, ट्रैक पे जाते। यही आपका जज्बा शायद आज इतना मेडल दिला रहा है। उसके बाद
हाथ रिकवर हुआ? हाथ रिकवर हुआ। उसके बाद ही जस्ट 1 महीने के बाद मेरी रोड की नेशनल्स आ गई, रोड नेशनल्स आ गए, इवेंट आ गया। तो कुछ मैंने 45 डेज ट्रेनिंग करी, उसके बाद मैं इवेंट खेलने गया। अच्छा, हाथ वो रिकवर करने हाँ। के बाद 45 डेज की ट्रेनिंग हुआ हाँ, आपका? तो उतना अच्छा तो रहा नहीं, उम्मीद नहीं थी, फिर भी मैं गया। तो 80 किलोमीटर की रेस थी वो। तो 60 किलोमीटर के बाद मैं ड्रॉप हो गया ग्रुप से। एक बंच चलता है एक साथ, 60-70 एथलीट्स एक साथ चलते हैं। अच्छा। तो उसमें क्या हुआ, मैं 70 किलोमीटर के बाद ड्रॉप हो गया क्योंकि मेरे लेग्स में क्रैम्प वगैरह आने लगे क्योंकि स्पीड ज़्यादा बढ़ गई थी। 60 या 70? एथलीट्स होते हैं। अच्छा, 60 या 70 किलोमीटर एथलीट होते हैं, हाँ। drop 60-70 किलोमीटर के बाद मैं ड्रॉप हो गया ग्रुप से। वो ज़्यादा स्पीड थे, वो आगे चले गए, मैं पीछे रह गया क्योंकि मेरी ट्रेनिंग भी नहीं थी और मेरे लेग्स वगैरह में क्रैम्प आने लगे। सो काफ़ी मेरे बगल में भी लोग थे जो बाइक पे चलते हैं, तो पायलट्स बोलते हैं उनको, जो हमारे साथ चलते हैं। तो उन्होंने बोला ड्रॉप कर दो, छोड़ दो, इवेंट हो गया, बस रहने दो, तुम हार गए। तो बट मैंने ना ये सोचा था दिल में कि मीन्स गिव अप नहीं करूँगा, लास्ट फिनिश करूंगा, लेकिन मैं फिनिश करूंगा रेस। तो मैं फिनिश किया, लास्ट में रेस फिनिश किया। उसके बाद मुझे काफी अच्छा, 60-70 पे आप जब पीछे रह गए, फिर आपने रेस पकड़ा। हाँ। और आपने 80 किलोमीटर कंप्लीट हाँ, किया। 80 कंप्लीट किया। लोग कह रहे थे कि उतर जाओ, छोड़ दो, हो गया, कोई बात नहीं। बट मैं कहा कि नहीं, भले ही मैं हार गया और लास्ट ही आऊंगा, लेकिन मैं रेस फिनिश करूंगा। सो मैं रेस फिनिश किया। तो उसमें आप लास्ट आए थे या? मैं सेकंड लास्ट तो समथिंग मान लीजिए, क्योंकि Okay. ट्रेनिंग के लिए थे। दिक्कत वो नहीं है कि ये लास्ट, बट हाँ, ये तो बात बिल्कुल बहुत बढ़िया है कि आपने गिव अप नहीं किया। वही बहुत बड़ी क्वालिटी है ये। गिव अप नहीं किया, मतलब वो ज्यादा मायने रखता है बिल्कुल। गिव अप करने से। फिर उसके बाद ही जस्ट हम पैकिंग करके, क्योंकि उसके जस्ट कुछ 1-2 वीक के बाद ट्रैक नेशनल्स थे हमारे। तो मैं जैसे गया, हम साइकिल लॉरी वगैरह में लेके जाते हैं, तो एक लॉरी आई, तो मैं लॉरी का दरवाज़ा खोल रहा था और जैसे दरवाज़ा खोला, वो लॉरी का दरवाज़ा सीधा ही मेरे हाथ पे आके गिरा। फिर से मेरा हाथ का एक वही फ्रैक्चर, हाथ, सेम हाथ, उसके उंगली में फ्रैक्चर हो गई वापस। ओके। फिर मैं उस चीज़ को लेके इतना रोया, और मैं ये नहीं कि चोट लग गई, दर्द हो रहा है। मेरा रोना इसलिए था, मैं बेहोश भी हो गया, मैं रोना इसलिए था कि मैं नेक्स्ट जो इवेंट आ रहा है, मैं उसके लिए फिर से प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा, अच्छा नहीं कर पाऊंगा, और मुझे ये वापस भेज देंगे घर पे। मतलब गॉड्स प्लान में इनका ये भी है, यही लोरी खोलने गए और इन्हीं के हाथ पे गिरा। एक बार उसी हाथ पे हुआ, दोबारा उसी हाथ पे हुआ। दोबारा उसी हाथ पे हुआ। तो मैं तो एकदम मतलब टूट गया था कि अंदर से कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा साइकिलिंग। मेरे दोस्त भी थे वहाँ पे, तो कुछ वो छोड़ के चले गए थे, बट मेरा मन में यही था कि मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा कुछ भी, जब तक हूँ तब तक अपना 100% देते अच्छा, तो रहूँगा। वैसे ही हाथ पे लगा, वैसे ही आप गए? हाँ, फिर मैं वैसे ही गया वहाँ पे, नेशनल पे खेला। वहाँ पे भी 1-2 बार मैं गिरा रेसेस में, फिर से वापस उठ के फिर चला आया। अच्छा, साइकिल चलाते चलाते गिर जाते हैं, होता है, काफ़ी क्लोज होते हैं हमारे, स्पीड भी होती है और क्लोज भी होता है। तो 1-2 बार गिरा भी मैं, लेकिन मैं फिर चढ़ के मैं रेस फिनिश करके वापस आया। फिर उसके बाद मैं घर आया, फिर मैं बहुत कुछ सोचा कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। फिर उसके बाद मैंने उठाया बैग अपना, मैं वापस गया। उसके बाद मैं 2 साल तक, उसके बाद फिर आप नगर आए थे? हाँ, उसके बाद फिर मैं 2 साल घर नहीं आया। मैं कहा अब जब भी आऊँगा तो मेडल लेके आऊँगा, या तो फिर ये वापस आप कब गए थे, कौन से साल में? ये मैं 2022 में गया था। अच्छा, 2022 में आप यहाँ से गए। हाँ, और आप मतलब ये 2021 से 22 के बीच में आपका 2 बार हाँ, ये हाथ सब वो हुआ, जी। और आपने मतलब रेसेस कंप्लीट किए जो भी है। उसके बाद आप 2022 में नगर आके फिर वापस गए? वापस गया। अच्छा, फिर मैं गया तो मैं ये सोच के गया था कि अब आऊँगा ना तो कुछ लेके आऊँगा, नहीं तो वापस नहीं आऊँगा, ऐसा था। या तो वापस भेज ही दे परमानेंटली, मैं घर आ जाऊँ, या ऐसा। तो फिर मैं वहाँ गया, तो जैसे गया मैं वैसे स्टेट चैंपियनशिप में 1 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज आया। वाह, ठीक है। और फिर उसके बाद ही खेलो इंडिया गेम्स हुए जूनियर्स लेवल पे, ओके। तो उसमें भी मेरा 1 ब्रॉन्ज आया, 1 में 4th हो गया था। फिर ये इतना था, तो फिर मैं थोड़ा सा लगा कि स्टेबल हो गया कि नहीं, अब मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है। फिर इसके बाद अच्छा, मेडल पहली बार जब मेडल आया, हाँ, अभी तक तो आप रेसेस कंप्लीट करने के फिराक में थे कि कैसे भी करके रेस कंप्लीट फिनिश करें। करें। पहली बार मेडल किसमें आया था? पहली बार मेरे मेडल आया था स्टेट चैंपियनशिप में, गोल्ड आया था। कैसा लगा था? बहुत ही खुश, मतलब बता नहीं सकता। लाइफ का, भले ही वो छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे वो मैटर नहीं करता, लेकिन लाइफ का पहला मेडल जब आता है तो इंसान को स्पेशल तो फील होता है। बहुत। मतलब वो फीलिंग्स कैसा था उस समय कि हाँ, अब जाके फाइनली 2019 से 2015-16 से कहाँ आपने बताया 2000 जो एग्जाम आप दे रहे थे 2018-19 से, 18-19 से जो स्ट्रगल चलता आ रहा था, वो फाइनली जाके 2020 मतलब 22 में कंप्लीट हुआ। तो वो फीलिंग मतलब कैसा था, हम जानना चाहेंगे एक बार। मतलब उस मोमेंट को आप फिर से एक बार मतलब
वो रिक्रिएट कर दिए, कैसा मतलब उस समय फीलिंग था? वो भी रेस थी, तो मैंने जो विन किया, मैं काफी गैप से विन किया अपने सारे अपोनेंट को, कम से कम 10 से 20 मीटर का गैप से मैं फिनिश किया पहले। अच्छा, ये आपके मतलब रेसिंग में ये 10 से 20 मीटर बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। ओहो, यहाँ तो 10 से 20 मीटर आदमी मतलब कितना मायने ही रखता है, बहुत कम, लेकिन रेस में बहुत होता है। ओके, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ टाइम से हमारा मेडल और ये सब वही कहा गया ना, मिल्खा सिंह भी हमारे जो हाँ। इंडिया के थे 0.23 सेकंड से ही वो हार गए थे, ऐसा कुछ हुआ था। तो मतलब 10 से 20 मीटर का गैप आपने हासिल किया, गोल्ड आपने हासिल किया, मतलब फीलिंग उस समय तो अलग ही लेवल का, बहुत ही अलग। और जो मेरा कोच थे, जो प्राथमिक कोच थे, उनको भी बहुत कुछ सुनना पड़ रहा था, गढ़वा, उनको बहुत कुछ सुनना पड़ रहा था कि आपके बच्चा 2 साल से वहाँ पे इतने बड़े सेंटर में ट्रेनिंग कर रहा है। जो भी आसपास के लोग हमेशा ही कहते ही है, आसपास के लोग वो तो मान लीजिए कहते ही है, जब मेडल आ जाएगा तो वही लोग आपको वही उन्होंने किया। लेकिन पहले उनको बोलते थे कि ये इतने उस समय दिन से ट्रेनिंग कर रहा है, आसपास के लोगों का ज्यादा सुनना भी नहीं होता है। वो चीज परिवार का उस समय क्या रिएक्शन था? गोल्ड से पहले जो आपको 19 से लेके 22 तक का जो ये चला, उस समय परिवार का क्या ऐसा था? परिवार उस टाइम बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने बोला कि होगा होगा, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, घर है, पहले भी जैसे थे हम वैसे रह लेंगे। और आपका पढ़ाई उस टाइम में ड्रॉप आउट था। उस समय आपको 10th पास करके प्रॉपर ड्रॉप आउट था मैं, इसलिए कि मैं पूरा साइकिलिंग को देना चाह रहा था, पूरा टाइम। कोई भी एग्जाम वगैरह में इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होना चाहता था, तो इसलिए मैं पूरा उस पर फोकस करके उधर ही था। अच्छा, इन सब चीज़ों में अगर किसी ने आपका साथ दिया है, कोई एक पर्सन का नाम आप लेना चाहो जिसने आपका सबसे ज्यादा साथ दिया है? नहीं, ऐसा मैं एक पर्सन, किसी का भी एक पर्सन ऐसा नहीं है। या परिवार का कोई ऐसा सदस्य जो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया हो? कोई तो ऐसा होगा जो मानते हैं सबने आपको 100% सपोर्ट किया होगा, लेकिन कोई तो ऐसा होगा जिसने आपको 101% अपना योगदान दिया होगा। देखिए, जैसे कि जो मेरे कोच हैं राम परवेश तिवारी जी, वो उतने अच्छे लेवल के नहीं है, बट फिर भी उन्होंने अपना 110% दिया। फिर मेरे मामा हैं, उन्होंने भी अपना, सदाम मामा, तो उन्होंने भी बहुत बहुत हेल्प किया। मतलब हर कड़ी में कि फ़ोन करते थे, पूछते थे कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। और पेरेंट्स तो हेल्पफुल होते ही है, हर किसी के पेरेंट्स अपने आप बच्चे को अच्छा ही देखना चाहते हैं, तो पेरेंट्स का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। तो अच्छा, 2022 में आपका पहला मेडल आया। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके मतलब उस समय आपने 3-4 मेडल लगातार ले लिए। हाँ। उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं, ये जो आपके मेडल्स आए थे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे थे? नहीं, स्टेट लेवल पे थे। स्टेट लेवल पे एक स्टेट लेवल का था और एक नेशनल लेवल का था। अच्छा, आप झारखंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, पटियाला में ट्रेनिंग कर रहे थे जी, और रिप्रेजेंट कर रहे थे झारखंड को। ओके जी। फिर उसके बाद तो बस इतना हुआ। उसके बाद फिर पटियाला में ट्रेनिंग ही चल रही थी। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग्स होते हैं पटियाला में, जो आपने ट्रेनिंग बताया, ये चार्जेबल है? नो, फ्री ऑफ कॉस्ट, हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट। ये गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं? या साइकिल भी गवर्नमेंट, फूडिंग, लॉजिंग। उसका क्राइटेरिया क्या है? जैसे आपने बताया कि फूडिंग लॉजिंग सब ठीक है, उसका क्राइटेरिया क्या है वहां तक पहुंचने का, वो फ्री में लेने का? हाँ, मैं आपको बताया ना, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जो हुए थे रांची में मेरी, तो अच्छा, उसी से वहां से ही आपने वहां से दिल्ली से पटियाला में ट्रेनिंग हो रहा है, रांची को आप मतलब झारखंड को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा। जो भी मेरा एक्सपेंसेस है सारे सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और मुझे पॉकेट अलाउंस भी मिलते हैं 10,000 रुपए पर मंथ का। अब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, उस समय स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टिंग से। अच्छा जी। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अलाउंसेस दे रही है, आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पटियाला में ट्रेनिंग कर रहे हैं। 2022 तक आप 3-4 मेडल ले चुके हैं जी। उसके बाद आपने क्या सोचा था? उसके बाद मैं यही था कि अब इम्प्रूवमेंट करूंगा, क्योंकि मैं उस टाइम सीनियर हो गया। उसके बाद मैं 18 से प्लस हो गया, 19 हो गया। तो बस मैं यही था कि अब अच्छा ट्रेनिंग करेंगे, अच्छा से इम्प्रूवमेंट करेंगे, और मैं सोचता था कि जॉब ले लूँ, उसके बाद मैं सेटल हो जाएगा, बस बाहर आ जाऊंगा इससे, ऐसा ये थॉट था उस समय जी। तो फिर उसके बाद एक मोड़ आया कि वहाँ पे पटियाला में मैं स्प्रिंटर्स हूँ, स्प्रिंटर और एंड्योरेंस 2 ग्रुप होते हैं, तो मैं स्प्रिंट का हूँ। तो उन्होंने बोला कि पटियाला से सारे स्प्रिंट वालों को बाहर ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, स्प्रिंटर्स और क्या आपने बताया? स्प्रिंटर्स और एंड्योरेंस। स्प्रिंटर्स मतलब शॉर्ट इवेंट, 200 मीटर एंड 1 किलोमीटर। एंड्योरेंस मतलब लॉन्ग इवेंट, 4 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। आप स्प्रिंटर्स थे? हाँ, शॉर्ट इवेंट में जितना स्पीड जा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से स्प्रिंटर्स को हम हटा रहे हैं। तो उस टाइम भी मुझे काफी दिक्कत हुआ कि मैं कैसे जाऊँ कहीं, और मैं 3 साल यहाँ निकाला हूँ। तो स्प्रिंटर्स को हटा रहे थे? वहाँ की स्कीम थी कि बस यहाँ पे एंड्योरेंस हब बनाएंगे, कि मींस एंड्योरेंस एथलीट रखेंगे, स्प्रिंटर्स को कहीं और शिफ्ट करेंगे दूसरी जगह। तो फिर मैं ट्राई किया कि मैं दिल्ली हो जाऊँ, कि दिल्ली में मेरे घर से भी नज़दीक है, आसपास से दिल्ली में अच्छी ट्रेनिंग भी होती है। तो दिल्ली में सीट नहीं थी, तो फिर मैंने बहुत ही सोच के बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन लिया त्रिवेंद्रम जाने का, क्योंकि वो यहाँ से बहुत ही दूर, केरला।
त्रिवेंद्रम जाने का। काफी दूर है। तिरुवनंतपुरम, जिसको हम कहते हैं तिरुवनंतपुरम। तो बहुत ही टाइम लेना पड़ा, सोचना पड़ा कि इतना दूर कैसे जाएगा, बट वो आप कह सकते हैं ना मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। अच्छा जी, क्योंकि वहाँ पे मुझे इतने अच्छे कोच मिले ना, इतना अच्छा कोच, उनका नाम है अनिल कुमार, वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। वो अच्छा, मुझे हरियाणा के कोच जाके केरल में ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी, तो उनकी ट्रेनिंग वगैरह हर कुछ मुझे सूट हुई, और वो ना मुझे एकदम अपने बेटे के जैसा मानते हैं। अच्छा, तो हर जगह पे मुझे किसी भी एक चीज की भी प्रॉब्लम नहीं होने देते थे। आप ही के साथ ऐसा था कोच का बर्ताव या फिर नहीं, सबके वो काफी अच्छे थे, हर किसी के साथ था, लेकिन मेरे साथ मुझे लगता है कि उनका कुछ अलग ही रिलेशन क्रिएट हो गया। बॉन्डिंग वैसा हो गया आपके हाँ, साथ, ऐसा है ना? बॉन्डिंग हो साथ? ऐसा गया। कुछ खास आप में उन्होंने देखा ही होगा, इसीलिए बिल्कुल। शायद। ये तो उनके ऊपर है, उन्होंने क्या देखा। आपने कहीं पूछा नहीं? नहीं, ऐसा तो कभी मैंने ऐसा जानना नहीं चाहा कि आखिर सर मेरे तरफ क्यों झुका, तो इनडायरेक्टली कहीं पूछ दिया होता? नहीं, मैं इसलिए भी नहीं पूछा कि पता नहीं आगे इस बात से कुछ कहीं गलत ले ले और फिर वो मेरा अटेंशन दूर हो जाए, तो इसलिए अच्छी मैं बात रिस्क है। नहीं लिया ये चीज़ का। और तो फिर उनके साथ ट्रेनिंग किया ना, मीन्स हर जगह इतना सपोर्ट, छोटे मोटे इवेंट में भी हर तरफ से सपोर्ट करते थे। तो उनके साथ ही मेरा सीनियर लेवल पे फर्स्ट टाइम ब्रॉन्ज मेडल आया, उसके बाद मेरी एशियन सिलेक्शन हुई। ये कहाँ पे ब्रॉन्ज आया, कौन से event ये में? चेन्नई में आया मेरा 2024 क्या में, नेशनल लेवल पे? नेशनल लेवल पे। अच्छा अच्छा। उसके बाद 2025 उस में समय भी आप झारखंड को रिप्रेजेंट झारखंड को represent अभी भी आप झारखंड को प्रॉपर्ली हाँ। रिप्रेजेंट करते हैं जी। नेशनल लेवल पे? अभी भी, कोई हाँ। अच्छा जी। अच्छा। तो फिर उसके बाद 2025 आया, जनवरी में मेरी ट्रायल्स हुई। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मैं कोच को मना कर रहा था कि सर मुझे मत लेके जाओ। अच्छा, 22 से लेकर 25 तक आपने 24 तक आपने वहाँ पे केरल में ट्रेनिंग किया, और उस समय 1-2 मेडल्स आए? 1-2 मेडल्स आए सीनियर लेवल पे। अच्छा। फिर 2025 में हाँ हाँ। तो मैं जाने को मना कर रहा था कोच को कि सर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि सीनियर लेवल है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं कर पाऊंगा सर ऐसा। तो वो बोलते हैं कि तू पागल है। उनको मेरे खुद से ज़्यादा उनको भरोसा था मुझ पे कि तू कर लेगा, बहुत ही ईजी है, ऐसा था। मैं खुद पे भरोसा नहीं कर पाता कि मैं कर लूँगा। वो लेके गए खुद के जिद से, खुद से ट्रेनिंग कराया, हर चीज़, साइकिल मेरी वही फिट करके दिया कि ये लो तुम्हारी अच्छा, जो साइकिल वहाँ पे होते हैं, क्या आपको गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करते गवर्नमेंट, हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करते हैं, मतलब अपना खर्च कुछ नहीं अपना था? खर्च कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर वहाँ पे मैं ट्रायल दिया। तो कहाँ पे ये ट्रायल हो रहा ये था? दिल्ली में। दिल्ली में। हाँ, तो वहाँ पे ट्रायल हुआ, और पता नहीं, मुझे खुद भी पता नहीं, जब वो मैं टाइम क्लॉक किया तो मैं कोच को आके पूछता हूँ सर ये तुक्का तो नहीं था या कुछ सडन तो नहीं हुआ ऐसा। तो क्या आपने वहाँ पे टाइम क्लॉक किया था? 200 मीटर का टाइम मैंने क्लॉक किया था 10.4 सेकेंड। 10.4 सेकेंड्स में? जी। और इसका बेस्ट अभी क्या है इंडिया में? इंडिया बेस्ट है इसका 9.9 9.9 सेकंड। मींस 0.5 सेकेंड। जी। 0.5 सेकेंड से आपने मतलब हाँ। वो पीछे रह गए, लेकिन उस समय का आपका ये पर्सनल, आपका पर्सनल बेस्ट क्या है? पर्सनल बेस्ट यही है मेरा पर्सनल बेस्ट, 10.4 200 मीटर का। 200 मीटर। और कौन से आपने स्प्रिंट्स खेले हैं? और मैं 250 मीटर खेला, और 500 मीटर खेला, और 1 किलोमीटर का खेला मैंने इवेंट वहाँ पे। तो उन सब का ओवरऑल मिला के मेरा ये हुआ कि मेरी टीम में सिलेक्शन हो गई। अच्छा। तो फाइनली मींस जो एक इंडिया टीम में? हाँ, इंडिया टीम में। मतलब अब तक आप रिप्रेजेंट कर रहे थे झारखंड को ऑन अ नेशनल इवेंट, जी। अब आप रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया को मतलब इंटरनेशनल इवेंट पे। जी। तो आपने आप मतलब 200 मीटर के लिए ही सेलेक्ट होके जा रहे थे? जी, 200 मीटर के लिए सिलेक्ट होके गया था, मैं वहाँ पे रिजर्व था। अच्छा, उसमें Okay, स्प्रिंट्स में डिफरेंट स्प्रिंट्स में डिफरेंट लोग गए होंगे जी। जैसे 200 मीटर में कोई और, कोई और, 250 में कोई और, कोई और, हाँ। 1 किलोमीटर 1 में कोई किलोमीटर में और। कोई तो और। आप 200 मीटर के लिए जा रहे थे, इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले थे। जी। लाइक आप रिजर्व भी थे? मैं रिजर्व था। मेन प्लेयर कोई और था? मेन प्लेयर कोई और था, इन चांस अगर उनको ऐसा हो तो मैं चलाता। अच्छा अच्छा। तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं टीम में कम से कम हूँ, तो उस टाइम के लिए मेरे लिए वही था। तो फिर 2025 जनवरी की बात है। हाँ, अच्छा, आप जब इंडिया टीम में सेलेक्ट हुए, सबसे पहला आपने ये इन्फॉर्मेशन किसको दिया अपने घर परिवार में? मैं ये सबसे पहले कॉल किया राम परवेश तिवारी जी को, जो आपके गढ़वा के प्राथमिक, जो आपके सबसे प्राथमिक पहले कोच हैं, प्राइमरी कोच जो आपके फर्स्ट कोच आप। और वो ये बात सुन के इतना खुश हुए कि मैं नहीं था ना, तो उन्होंने केक लाया, केक कट किया, अपने एकेडमी के सारे बच्चों को केक खिलाया, और वो मुझे फोन पे दिखा रहे हैं कि केक खिलाने। एक प्रारंभिक कोच को इससे बेटर फीलिंग क्या ही हो सकता है जब उनका स्टार्टिंग में ये मतलब कोचिंग कराया हुआ, मतलब सिखाया हुआ स्टूडेंट आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे करने वाला है। उसके बाद आपने अपने पेरेंट्स को तो कॉल किया होगा, उनके तो खुशी का ठिकाना रहा नहीं होगा। पेरेंट्स वाली हम बात ज्यादा नहीं करते, हमें पता है पेरेंट्स को कैसा फील होगा। तो आपने पहला कॉल अपने कोच को किया, और आपको सबसे पहले कॉल करके किसने बधाई दिया? मेरी एक मैम है जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट है,
जो पटियाला में मुझे मिली थी, जिससे आज तक मेरी बात होती है, वो मुझे आज तक मतलब मोटिवेट करती है। जब भी मैं डाउन फील करता हूँ तो उनको कॉल करता हूँ कि मैम मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो मोटिवेट करती है। उनका कॉल आया, उन्होंने कंग्रेचुलेट किया। फिर मेरे जो पुराने पटियाला के कोच थे उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कंग्रेचुलेट किया, तो काफ़ी अच्छा लगा उस टाइम। तो जब आप सेलेक्ट हुए उसके बाद आप रिजर्व में गए, कहाँ ये अगला इवेंट था इंटरनेशनल लेवल का? ये मलेशिया में था। मलेशिया में आप गए, उसके बाद मैं आया। तो और क्या पहले जब आप मलेशिया गए तो वहाँ आपने कुछ गेन किया, यानी कुछ मेडल्स वहाँ से? नहीं वही तो वो बता रहे हैं ना, मेडल्स तो नहीं वो मिले, रिजर्व वहाँ में पे। गए थे। रिजर्व में गया था। ओके, वहाँ आपको मौका नहीं मिला मुझे वहाँ पे। बट मैं काफ़ी चीज़ वहाँ से सीख के आया, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े एथलीट्स थे, ओलंपियन एथलीट्स थे, वर्ल्ड चैंपियंस थे। तो मैं उनसे मिला, उनसे एक्सपीरियंस है क्या, उनका एक्सपीरियंस लिया कि क्या चीज़ है, कैसे है, क्या होता है। उसके बाद मैंने उनको खुद पे भी यूज़ करने का सोचा, मैं देखा, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ उसके बाद मेरा। मतलब आपका पहला जो ट्रिप था मलेशिया का वो सिर्फ सीखने में गया? हाँ, एक्सपीरियंस लेने में वापस इंडिया आए? वापस आए। उसके बाद फिर अच्छा, पहला मेडल आपको कब मिला? इंटरनेशनल मेडल, फर्स्ट अरे इंटरनेशनल तो उसके बाद की कहानी बताएंगे ना, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन हुआ एक टूर के लिए, यूरोप टूर के लिए। अच्छा, ये कब था? जी, ये था हमारे मई में 2025 में। तो मई से जून जुलाई इतना टाइम का था। तो उसमें मैं डिफरेंट कंट्री में जाके डिफरेंट इवेंट खेलते थे। तो उस इवेंट में मैं वहाँ पे भी सीखा ही, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। मैं टाइमिंग्स अच्छा करता था, लेकिन हीट्स जो होती थी 1 by 1 पेयर्स होते थे, तो उसमें डिफिकल्टीज होती थी, उसमें अच्छा नहीं कर पाता था। और एक साइकोलॉजिकली प्रेशर रहता है माइंड पे कि कैसे करना है, क्या करना है, तो काफ़ी डिफिकल्ट होता था उस टाइम। तो फिर मैं वहाँ पे सीखा, काफ़ी कुछ अच्छा किया। एक इवेंट में नहीं अच्छा कर पाया, दूसरे में ट्राई किया, तीसरे में किया। हाँ, यूरोप में। उस समय भी आप रिजर्व गए थे या फिर? नहीं, उस टाइम एज अ प्लेयर गया था। मैं सारे player। इवेंट्स खेले, मैं वहाँ पे 5-6 इवेंट्स थे। उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह में काफ़ी अच्छा किया। फिर मेरी नेशनल्स आई उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में मैं गया, वहाँ पे मैं एक फर्स्ट इवेंट 1 किलोमीटर टाइम ट्रायल थी मेरी, तो उसमें कुछ मैं 0.6 माइक्रो की वजह से मैं 4th हो गया। ओके। तो मुझे उस टाइम बहुत ही बुरा फील हुआ। मैं घर पे फ़ोन करके अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके रोया भी कि सर मेरा नहीं आ पाया, मैं बहुत ही मेहनत किया था इसके लिए। उत्तराखंड वाले इवेंट में नहीं आ पाया। तो मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, मेहनत किया तुमने, अपना 100% दिया, अगला नेक्स्ट इवेंट है उस पर फोकस करो। तो फिर स्प्रिंट थी मेरी, जो कि मेरा बेस्ट इवेंट है, 200 मीटर स्प्रिंट इवेंट थी। अच्छा। तो उसमें 200 के लिए, मतलब आप फिर 200 मीटर के लिए जाने जाते हैं? हाँ, 200 मीटर के लिए फिर मैं फोकस्ड होकर उसको चलाने गया। मैं क्या, इसमें तो अपना बेस्ट करना है। तो फिर वहाँ पे कुछ बारिश हो रखी थी थोड़ी सी उत्तराखंड में, तो अनफॉर्चुनेटली मेरा स्लिप हो गया साइकिल, तो मैं वहाँ से गिर गया। तो और उसके बाद फिर सडन मैं वापस से रिस्टार्ट किया, क्योंकि ऑफिसर्स ने बोला कि वो 5 मिनट ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। मैं वापस से खड़ा हुआ, साइकिल फिट करा वापस से, टायर भी पंचर हो गया था, जल्दी सब फिटिंग किया। फिर उसके बाद मैं टायर अच्छा पंचर होता है तो फिर कैसे करते हैं? फिर दूसरे टायर, दूसरा व्हील लिया मैंने, दूसरे फ्रंट का व्हील लेके लगाया। अच्छा, फटाक से लगा लिया। हाँ, 5 मिनट में किया। फिर मैं चढ़ा, जो मैं टाइमिंग दिया उसमें मैं 3rd हुआ। तो 3rd हुआ। उसके बाद हीट्स होते हैं हमारे, 1 to 1 पेयर्स होते हैं। अच्छा, साइकिल से गिरने के बाद भी आप 3rd आए? हाँ, फिर मैं 3rd आया। वाह, फिर उसके बाद काबिल तारीफ है भाई जी। साइकिल से गिरने के बाद इन्होंने टायर चेंज किया, उसके बाद भी ये चला, वापस चला, और ये 3rd है। बाप रे, मानना पड़ेगा। मेरे कोच को भी इतना भरोसा था कि मैं 1st सेकंड का टाइम कर सकता था। अच्छा। गिरने की वजह से मैं 3rd हुआ, ऐसा था, क्योंकि इस टाइम मेरी बॉडी अच्छी पीक में थी, अच्छे फॉर्म में थी। तो फिर मैं 3rd किया। उसके बाद फिर हीट्स हुए, तो हीट्स में मेरे एक्सपीरियंस जो काम आया, मैं अपने सीनियर्स को भी हराया हीट्स में। और फैसिलिटी में खेलते 2 दिन का लगातार इवेंट्स होता है, 7-8 बार हमें टाई करना पड़ता है एक दूसरे के साथ। तो ऐसे फाइनली मैं ब्रॉन्ज फाइट में आया। तो ब्रॉन्ज फाइट में भी काफ़ी बहुत ही खतरनाक क्रैश हुआ मेरा ब्रॉन्ज फाइट में भी। अच्छा। ब्रॉन्ज फाइट में ही में एक राइडर ने वो थोड़ा सा मुझे डक किया ऊपर की तरफ, जानबूझ के नहीं कह सकते, हो जाता है स्पीड में। तो डक किया, मैं दीवार से टकरा के मैं गिर गया। तो फिर मैं काफ़ी चोट लग गई, होंठ में कट गया, पैर में, इधर सब जगह कट गया। तो मैं अपील कर रहा था कि मैं एक हीट जीत चुका हूँ, ये दूसरा हीट मुझे विन दिया जाए, क्योंकि मैं गिर गया। तो ऑफिसर्स ने बोला ऐसे नहीं हो सकता, आपको चलाना पड़ेगा। फिर मैं उसी गुस्से में कि मैं चोट लगी, हर चीज़ हुआ है, मुझे दर्द हो रहा है, तो मैं उसी गुस्से में वापस चढ़ा। और जब मैंने अपने अपोनेंट को कम से कम 10 मीटर की गैप से वापस मारा, वापस उसको 10 मीटर। हाँ, फर्स्ट है नहीं, सेकंड हिट भी आप जीते? सेकंड हिट भी, जो मैं गिर गया ब्रॉन्ज की फाइट में, सेकंड हिट होती है वो। तो सेकंड हिट में जो मैं गिर गया, गिर के उठा, फिर एक और हिट लगी मेरी उसके ही साथ। तो मैं उसको मौका ही नहीं दिया आगे आने का, मैं आगे ही चलाया, और आगे से मैं उसको 10 मीटर की गैप से उस रेस को विन किया और ब्रॉन्ज मेडल में लिया। वाह।
ये जो आपका जुनून है, आज इसी जुनून के कारण कह सकते हैं हम कि हार ना मानने का जुनून। बिल्कुल, ये हार ना मानने का जुनून आपका है। यही आपको एक दिन आपको जो आपका लक्ष्य वहां तक। अच्छा, हम जानना चाहेंगे आपका अंतिम लक्ष्य क्या है, कहाँ तक आप जाना चाहते हैं? अंतिम लक्ष्य तो एक हर एथलीट के लिए, हर मेरे एथलीट लिए का भी होता है। अल्टीमेट एक है ओलंपिक्स, और ओलंपिक्स में मेडल रखना, लेना, वही लेकिन- एक अल्टीमेट गोल है हर लेकिन इंसान जिस का। तरीके से ये बता रहे हैं कि ये गिरते हैं फिर उठते हैं, ये असलियत में गिरते हैं ट्रैक पे और फिर उठते हैं और फिर जीतते हैं, तो मतलब उसको तो सही में बाजीगर ही कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि आप उसके बाद उत्तराखंड के बाद आपका कैसे हुआ? उत्तराखंड के बाद फिर ट्रायल्स हुए हमारे। अच्छा, ये बार बार ट्रायल्स होते रहते हैं? होते रहते हैं। उसमें ट्रायल्स में आपके बार बार बॉडी को चेक किया चेक जाता किया है जाता है कि आप अच्छा, कितने योग्य है कि नहीं है। अच्छा अच्छा। तो फिर एक अनफॉर्चुनेट थिंग हुई, 2 जनवरी को मेरा इवेंट था और 1 जनवरी को मेरी साइकिल टूट गई। यहाँ इस बार 2026 की? 2026 में। अच्छा, 26 की बात आप बता रहे हैं। 2026 में जनवरी में दिल्ली में ट्रायल थी। तो साइकिल वो तो गवर्नमेंट से मिलती है, तो वो गवर्नमेंट की थी, टूट गई वो। मेरे सेटअप वगैरह सब उस पे था, तो जैसे हल्का भी सेटअप चेंज होता है तो आदमी मतलब अच्छा अच्छा, जिसपे मतलब अच्छा आपने वो कहते हैं ना कि जादुई बैट, हाँ, क्रिकेट खेल रहे हैं जादुई बैट, जैसे मेरे इस बैट पे हाथ बैठा है तो इससे लंबा चक्कर अनकंट्रोलेबल हो जाता है, मुझसे कंट्रोल नहीं आती साइकिल। अच्छा अच्छा। तो फिर टूट गया, तो मैं अपने फ्रेंड का साइकिल यूज किया, तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो टाइम तो नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं टॉप 5 टॉप 6 में फिनिश किया ट्रायल्स। तो उसकी वजह से मुझे एशिया कप में सिलेक्शन मिला, और अभी जस्ट जो एशिया कप खत्म हुआ उसमें मुझे दो इवेंट मिले थे मुझे, और दोनों में ब्रॉन्ज मेडल लेके आया मैं। वाह, हम ताली बजाना चाहेंगे। तो 2026 तक का इन्होंने अपना जर्नी बता दिया बचपन से लेकर। अगर हम इनके अचीवमेंट्स की बात करें तो आइए हम इनके अचीवमेंट्स के बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। इंटरनेशनल ट्रैक एशिया कप में इन्होंने 2 ब्रॉन्ज जीता है, एक स्प्रिंट में और एक टीम स्प्रिंट में। इंटरनेशनल इन्होंने पार्टिसिपेशन भी दिखाया है क्लास 1 क्लास 2 वर्ल्ड रेसेस में, जो कि जर्मनी और फ्रांस में हुआ था। जी। उसके अलावा इन्होंने एशियन चैंपियन भी खेला है मलेशिया में, जहाँ पे ये 4th आए थे। ये था इंटरनेशनल इनका रिकॉर्ड। अब हम नेशनल रिकॉर्ड की बात करें तो नेशनल चैंपियनशिप इन्होंने खेला, जहाँ पे इन्होंने 2 ब्रॉन्ज जीता है, एक स्प्रिंट और एक टाइम ट्रायल। जी। उसके बाद इन्होंने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में मल्टीपल गोल्ड मेडल जीते हैं, नहीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में इन्होंने 3 गोल्ड जीते हैं और मल्टीपल मेडल्स जीते हैं। उसके अलावा इन्होंने स्टेट चैंपियनशिप जो है झारखंड के तरफ से मतलब होता है, इसमें तो इन्होंने न जाने कितने सारे मेडल्स इन्होंने जीते हैं। अगर हम बात करें इनके नेक्स्ट अचीवमेंट के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स अभी आने वाला है उसमें लॉन्ग लिस्टेड होता है, जैसे लंबा एक नाम होता है 2 4 8 10 स्पोर्ट्समैन का उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को लेकर, उसमें इनका सिलेक्शन हो गया है। और ये जुलाई में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है और सितंबर में होने वाला है एशियन गेम्स, जो कि चाइना में होने वाला है शायद। जापान में तो 2000 जो अभी मतलब 26 में जो सितंबर में जो एशियन गेम्स होने वाला है जो जापान में, इसमें भी इन्होंने लॉन्ग लिस्टेड हैं और ये ट्रायल्स के लिए जाएंगे। और उसके बाद हम भी कोशिश करेंगे, हम भी दुआ करेंगे आपके लिए कि आप जाओ। बेशक अभी हम इस पे आने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले इनके इतने सारे अचीवमेंट्स हैं और अभी आने वाला मतलब इनका भविष्य जो है उज्जवल होने ही वाला है, क्योंकि कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स खेलना नगर उटारी श्री बंसीधर नगर से निकलकर एक लड़के के लिए सच में बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, एक सवाल मेरा है, ये आज के दौर में हम देखते हैं युवा सोशल मीडिया की ओर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। मोबाइल फोन्स आज 15 साल का बच्चा भी यूज करता है, 14 साल के बच्चे भी यूज करते हैं। आप इतने अभी स्पोर्ट्स में आप एक्टिव हैं इतने, तो सोशल मीडिया और मोबाइल फोन्स आपकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं? अगर करते हैं तो कैसे करते हैं? और आप अगर यूज करते हैं या फिर अगर देखा जाए तो आप इसमें सामंजस्य कैसे बैठाते हैं? बोला जाए तो कभी कभी ऐसा होता है, जब हमारा कंपटीशन पीरियड आता है तो हमारे कोचेस जो होते हैं वो हमारे फ़ोन्स को रख लेते हैं खुद के पास, क्योंकि ज़्यादा फ़ोन यूज़ ना करें, रात तक फ़ोन चला रहे सोए ना अच्छे से, तो रिकवरी नहीं होती, स्क्रीन टाइम से भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल। तो और ऐसे भी हम मैनेज करते हैं, जो ट्रेनिंग के टाइम पे हम फ़ोन लेके नहीं जाते, मोस्टली उसको दूर रखते हैं, और ट्रेनिंग टाइम पे लेके जाते हैं तो बस म्यूजिक सुनने के लिए कि हम हमारा फोकस बना रहे हैं। ओके। और फोन तो उतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि सुबह शाम इवेंट ट्रेनिंग ही होती है, दिन में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो उसमें सोना है, खाना है, फोन है, तो ये सारा चीजें चलता है। थोड़ा हम आपके साथ रैपिड फायर राउंड करते हैं। ओके। तो आपका रोल मॉडल कौन है आपके? मेरा हैरी लेब्रेसन। एक शब्द में अपनी जीत को आप कैसे बताएंगे? एक शब्द में क्या कहना चाहेंगे अपनी जीत के बारे में? मेरी लाइफ का वो जो मेहनत का पल है वही मेरा जीत है। सफलता या सुकून क्या ज्यादा जरूरी है?
मेरे लिए सफलता ज़्यादा ज़रूरी है। सुकून ना भी रहे तो मैं थोड़ा कर सकता हूँ, लेकिन सफलता चाहिए आपकी मुझे। सबसे बड़ी ताकत? मेरा डिसिप्लिन, मेरी कंसिस्टेंसी। और सबसे बड़ी कमजोरी? सबसे क्योंकि बड़ी हर इंसान के अंदर एक कमजोरी होती है। जी, कमजोरी तो है। कमजोरी क्या है? कमजोरी है कि मैं साइकोलॉजिकली बहुत प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। माइंड से मैं कभी बहुत बार हार चुका हूँ, ऐसे फील होता है मुझे। अच्छा, हार या जीत किससे सबसे ज्यादा सबक मिलता है? हार से। और कितने बजे सुबह उठते हैं? डिपेंड करता है ट्रेनिंग टाइम पे, 4:30, 5:30। आपका फेवरेट वर्कआउट? फेवरेट वर्कआउट मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ, बैक स्क्वाट और पावर क्लीन से मेरा फेवरेट वर्कआउट है। और खाने में क्या पसंद है सबसे ज्यादा? बिरयानी। अच्छा, परिवार या दोस्त सबसे बड़ा सपोर्ट? परिवार। एक आदत जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो? अपने कोच का सुनना और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ ट्रेनिंग करना। अगर खिलाड़ी नहीं होते तो आप क्या बनते? ये मैं एक जुडिशियल डिपार्टमेंट में जाने का मेरा सपना था। तनाव दूर करने का तरीका? जैसे खेलते खेलते कभी कभी तनावपूर्ण भी हो जाते हैं तो उसको दूर तो करने का तरीका? जो भी मेरे साथ जो तनाव का रीज़न होता है वो मैं डायरी पे नोट करता हूँ, लिखता हूँ और म्यूजिक वगैरह सुनता हूँ। ये युवाओं के लिए एक शब्द में कोई संदेश, एक शब्द का संदेश? मेहनत करे और जो भी अच्छे लक्ष्य की तरफ बढ़े, गलत चीज़ों को ना देखे, गलत चीज़ों की तरफ ना जाए। जिंदगी का मंत्र क्या? ऐसा जो मंत्र है जिसने आपको यहाँ तक मतलब लाकर खड़ा मोटिवेट कर किया? मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। अगला बड़ा लक्ष्य? अगला बड़ा लक्ष्य एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट करके अपना बेस्ट देना। एक शब्द में अपना शहर श्री बंसीधर नगर? लव। क्या आप अपने शहर के युवाओं के लिए कुछ खास करने वाले हैं? अभी तो मैं खुद के लिए काफ़ी कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे मौका मिला आगे चल के तो मैं ज़रूर करूँगा। अगर आप नेशनल इंटरनेशनल चैंपियन बन जाते हैं तो क्या साइकिलिंग को, जो बहुत दूर है, पटियाला और तिरुवनंतपुरम आपने कहा, क्या वो आपके थ्रू झारखंड आ सकता है? झारखंड में काफ़ी है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो हमारे डिस्ट्रिक्ट और हमारे गांव तक, हमारे शहर तक आए। मैं ट्राई करूँगा ज़रूर। के जीवन पर एक कोई फिल्म बने तो उसका क्या नाम होना चाहिए? अभी तो मैंने इतना कुछ अचीव किया नहीं है, क्योंकि भगवान करे और हमारी टीम, हमारी विचार झारखंड की पूरी टीम आपके लिए हमेशा दुआ करेगी, हमेशा प्रार्थना करेगी, क्योंकि अगर आपने मेडल लाकर इस क्षेत्र का नाम रोशन किया तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये क्षेत्र के पूरे जितने भी लोग हैं उनको दुआ करनी चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो अपना क्षेत्र का नाम, अपने श्री बंसीधर नगर का नाम वहाँ दूर तक फैला रहा है। जी। तो मैं आपसे एक और छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप कभी बड़े स्टेज पे जाएं, आप कभी कोई मेडल जीतें, तो आप बाबा बंसीधर का वहाँ पे जिक्र जरूर करिए। एक छोटा सा फोटो अपने साथ ले जाइए ताकि हमें भी यहाँ से महसूस हो कि कोई हमारे बाबा बंसीधर की नगरी से गया है। क्या ऐसा संभव हो पाता है उधर? जरूर जरूर हो सकता है। आपने बोला है तो मैं इस बात को याद रखूंगा, और जिस दिन मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा बड़े इवेंट में, उस दिन जरूर ये चीज़ करूंगा। गोल्ड मेडल आप जीतेंगे, हम भी चाहते हैं, हम भी दिल से दुआ करेंगे कि आप गोल्ड मेडल जीते, लेकिन आप जब भी वो पोडियम पे खड़े हो, मैटर नहीं करता गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज, मेडल लाना सबसे बड़ा मैटर करता है। तो आप जब भी किसी मेडल के साथ आप खड़े होंगे और बाबा बंसीधर का आप फोटो अगर लेकर खड़े होंगे तो उस दिन मैं समझ लूंगा कि आपने मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट मान लिया। जरूर जरूर जरूर। और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, एशियन गेम्स के लिए, और भगवान करे ऊपर वाला हमेशा आपके साथ रहे कि आप एक दिन ओलंपिक जरूर खेलेंगे। हम आप ओलंपिक में मेडल भी आप लेकर आइए। बहुत आप शुक्रिया। ओलंपिक खेलेंगे, ओलंपिक में मेरा मानना है कि आप मेडल जरूर लेकर आएंगे, लेकिन मैं ऊपर वाला से हर दिन यही दुआ करूंगा कि आप ओलंपिक जरूर खेलें, क्योंकि वहां पे मुझे पता है कि बंसीधर भगवान का आप फोटो दिखाने वाले हैं, जरूर। क्योंकि हम चाहते हैं कि बाबा बंसीधर को हर कोई जाने। जी। चलिए, तो अगर लास्ट अगर किया जाए तो आप बंसीधर नगर के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि मेहनत करें, जिस भी फील्ड में है, ये नहीं कि स्पोर्ट्स में, जिस भी फील्ड में है आप अपना 100% दे, और कभी मेहनत करने से जी ना चुराए। अपना मेहनत करे और अपना 100% दे। सफलता जरूर देने वाला ऊपर वाला है, लेकिन मेहनत हमारे हाथ में है। हम मेहनत करेंगे तो जरूर कामयाब मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल जवाब के इस सिलसिले को, छोटा सा पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। हालांकि हमने मिनी पॉडकास्ट कहा था, लेकिन ये काफ़ी बड़ा पॉडकास्ट हो गया है। इसको यहीं ख़त्म करते हैं। और हमारे साथ थे आमिर रियाज, जिन्होंने अपने सारे जो जीवन की कहानी है उसको यहाँ पे रख दी। इन्होंने बताया कि कैसे वो कितनी बार वो हारे, कितने बार इनकी हाथ में चोट लगी, फिर भी वो हार नहीं माने, कितना बार ये ट्रैक पे गिरे फिर भी उठकर रेस कंप्लीट किया, उठकर इन्होंने ऐसा मतलब साइकिल चलाया कि इन्होंने मेडल तक हासिल किया, अपने टाइम को बीट किया।
वर्ल्ड रिकॉर्ड से ज़्यादा दूर नहीं, 0.5 सेकेंड ये रहेगा। तो मतलब उन्होंने बस हाँ, इस पॉडकास्ट के माध्यम से यही संदेश दिया कि अगर आप जीवन में कभी हार नहीं मान रहे हैं तो आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो हमारे साथ थे आमिर रियाज, जिन्होंने श्री बंसीधर नगर का नाम पूरे विश्व पटल पे रोशन किया है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद हम आपको देना चाहेंगे विचार झारखंड की टीम से। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आगे आने वाले आपके सारे इवेंट्स के लिए। थैंक यू बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद।